अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। गुज़श्ता 3 रोज से मुल्क के तमाम मसाइल पर एक मुबैना ऑडियो टेप हावी दिखाई दे रही है। तासुर मिल रहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही ऑडियो टेप है। शिकवा जवाब शिकवा, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि ऑडियो टेप खुद साख्ता है, ये जाली ऑडियो है। इस हवाले से फवाद चौधरी पोस्ट कैबिनेट ब्रीफिंग में क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके साथ रखें। से ये सारी वीडियो एक जाली साबित है। ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं। इनका पहले ख्याल ये था, जब इन्होंने मैं मुझे क्यों निकाला की मुहिम शुरू की थी, कि इससे शायद जो फ़ौज में जर्नल हैं वो दबाव में आ जाएंगे। और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो हैं उनकी वो बनवा रही हैं। और हम उम्मीद है कि ये मामला भी अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा। हुकूमत की हैसियत से हम जो भी डायरेक्शंस आएंगी अदालतों की, हम उसके ऊपर अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समा टीवी की जिस तहकीकात का हवाला अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर दिया, उसमें दावा किया गया है कि ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस की एक वीडियो से हासिल की गई है, यानी बिट्स एंड पीसेस के अंदर उसको जोड़ा गया है। इस हवाले से वो तहकीकाती रिपोर्ट क्या कहती है, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। अब इस शिकवा जवाब शिकवा, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट आने के बाद इस हवाले से फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर ऑडियो जारी करने वाले सहाफी ने दावा किया है कि कहा जा रहा है कि इस ऑडियो को काट छांट करके बनाया गया है। अहमद दुरानी जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि तासुर ये दिया जा रहा है कि इसको काट छांट के बनाया गया है क्योंकि मैंने जिस अमरीकी फोरेंसिक लैब से इसे चेक कराया उसने अपनी मुकम्मल रिपोर्ट में कहा है कि इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मुझे 2 माह कबल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसको मैंने शक की निगाह से ही देखा कि इसमें मौजूद आवाज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की है भी या नहीं, और या किसी भी हवाले से टेम्पर्ड तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम इदारों और शख्सियात का जिक्र था। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि ऐसी कोई भी खबर सामने आने से कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उनका कहना था कि मुझे हर चीज़ की एहतियात करना थी। इस मकसद के लिए सबसे पहले मैंने आवाज़ की जांच कराई कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। इस मकसद के लिए हमें एक दूसरा वॉइस सैंपल चाहिए था, वो बजाय मैंने किसी से लेने के रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल किया। वहाँ से हमें आवाज़ के बहुत से सैंपल्स मिले, जिसका जब ऑडियो से मैच किया गया तो उसका 100% रिजल्ट आया। आज इसी वीडियो की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा के खालबा भी किया। यानी अहमद दुरानी की जानिब से जो कहा जा रहा है वो अपनी जगह पर, इसका काउंटर आर्गुमेंट आ रहा है, लेकिन ऑपोजिशन इस पर कैसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको कैसे प्ले कर रही है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज चीफ जस्टिस की नहीं है। हकीकत ये है कि उस ऑडियो में मुल्क का चीफ जस्टिस ये कह रहा है अपने अल्फाज में कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी। हुक्म किसका है ये कोई पता नहीं। चीफ जस्टिस साहब किसको कह रहे हैं वो भी एक दिन बात सामने आ जाएगी। अब एक ऑडियो पर गुज़श्ता 3 रोज से बहस हो रही है, मुबाहिसे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, यानी मसनूई ज़हानत का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है। मशीन लर्निंग से आप बहुत सारी चीज़ें करा लेते हैं। किसी भी ऑडियो और वीडियो की तहकीक करना कोई मुश्किल अमर नहीं है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ माहिरीन से बात की, उन्हें एक स्क्रिप्ट दिया, अपनी रिकॉर्डिंग दी, मसनूई ज़हानत की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ में रिकॉर्डिंग में मिल गई। यानी मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन किसी भी स्क्रिप्ट को मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर, मशीन लर्निंग का सहारा लेकर, एक मशीन अपनी जगह पर मौजूद है, आप उस मशीन को टेम करते हैं, ट्रेन करते हैं एक सर्टेन वॉइस के ऊपर। यानी अगर मेरी आवाज़ के अंदर कोई रिकॉर्डिंग चाहिए है तो मेरी बहुत सारी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है वो उस मशीन को सुनवाई जाएंगी, वो मशीन टेम होगी, वो देखेगी कि टोन ग्राफ क्या है, कौन से अल्फाज में कैसे अदा करता हूँ, और फिर एक स्क्रिप्ट उस मशीन में फीड किया जाएगा। बैन ही उसी आवाज़ के अंदर वो स्क्रिप्ट मशीन पढ़ देगी और उसकी रिकॉर्डिंग को जब मंजर आम पर लाया जाएगा तो मुझसे मंसूब करके एक रिकॉर्डिंग रख दी जाएगी कि ये मेरी रिकॉर्डिंग है जो मंजर आम पर आ गई है। यानी ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में किसी की भी आवाज़ में कोई भी रिकॉर्डिंग अनलीश की जा सकती है। यानी ये तो फैक्ट है, इस्टेब्लिश फैक्ट है, प्रूवन है कि ऐसा हो सकता है।
आज 21वीं सदी में किसी भी फर्द से मंसूब कोई भी ऑडियो और वीडियो तैयार हो सकती है। जो काम इंसान नहीं कर सकता वो मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से आसानी किया जा सकता है। लेकिन एक मुबैना ऑडियो पर प्राइम टाइम में बहस की जा रही है, बात का भतंगड़ भी बनाया जा रहा है, शोर भी मचाया जा रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अवामी इशूज़ तो अपनी जगह पर हैं, वो तो उससे सरफ नज़र हो रहा है। साबिक जज की वीडियोज़ आई हैं, अब दावा है कि मज़ीद वीडियोज़ भी आएंगी। अपोजिशन ने ऑडियो जारी की तो हुकूमत की जानिब से भी ऑडियोज़ जारी की गई। ऑडियोज़ दर ऑडियोज़ का सिलसिला जारी है, इल्ज़ामात का एक मैराथन खेला जा रहा है, लेकिन कोई भी फ़र्द इस ऑडियो के फोरेंसिक जायजे के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि अब क्या इसका कोई फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा? क्या ये ऑडियो इतना बड़ा इशू है 21वीं सदी के अंदर कि इसका कोई जांच पड़ताल नहीं की जा सकती, कोई छान फटक नहीं हो सकती है, इसका एनालिसिस नहीं हो सकता? हम क्यों नहीं आज ही के रोज़ इसके एनालिसिस करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट आवाम के सामने रखते हैं और उसके बाद ये फैसला कर लेते हैं कि आया ये गलत है या दुरुस्त है, क्या ये जाली है या असली है? ये आज के दौर में क्यों नहीं हो सकता? और फिर सवाल तो ये भी है कि एक आम पाकिस्तानी का प्रॉब्लम क्या यही ऑडियो है? क्या ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो वीडियोज़ का खेल ही दिखाई देता है कि मुल्क जैसे ऑडियो वीडियो के ऊपर ही चल रहा है। दूसरी जानिब आज पीडीएम का सरबराही इजलास भी है और पीडीएम के सरबराही इजलास से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह फैसला हो रहा है कि ये जो मुबैना ऑडियो टेप है इस पर भरपूर सियासत की जाए, एक परसेप्शन डेवलप किया जाए पब्लिक के अंदर और बताया जाए कि किस तरह से अदलिया की जानिब से जो है वो दबाव डालकर फैसले कराए गए हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया साबिक वज़ीर आज़म को और फिर उनकी साहबजादी को। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग मार्च अब होना था, एक इस हवाले से खबर है कि वो अगले साल पर पेंडिंग कर दिया जाए, अगले साल मार्च में किया जाए। यानी ऑपोजिशन की तरफ से को पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि तारीख पे तारीख, अब नई तारीख देने का जो है फैसला हो गया। ऑपोजिशन का दावा है कि अब इस सीजन में तो नहीं, लेकिन अगले साल मार्च में हो सकता है। एक के बाद दूसरा ऐलान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हॉलीवुड सीजन की तरह हर बार एक नया दावा कर रही है। गुज़श्ता 3 बरस में पीडीएम का चौथा सीजन शुरू हो चुका है। धरनों, जलसों, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बीच हर बार आवाम को एक नई डेडलाइन दी जाती है, मगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ और किसी वादे की ने हकीकत का रूप भी नहीं धारा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सीजन 1 में आर पार का ऐलान किया, दावे किए कि बस हुकूमत तो चंद घंटों की बात है, हुकूमत का पहिया जाम कर देंगे, सरकार तो दस्तार और मसनद छोड़ देने के मशवरे हैं। इस हवाले से क्या मंजर देखने को मिला, जरा पीडीएम सीजन 1 के अंदर उसकी एक झलक आपको याद कराते हैं। को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। 31 दिसंबर तक ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। 31 जनवरी तक हुकूमत को होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हद की तारीख का फैसला किया जाएगा। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। अब सीजन 1 का ड्रॉप सीन भी हुआ, यानी एक तरफ लॉन्ग मार्च के वादे किए जा रहे थे, दूसरी तरफ पीडीएम की अपनी जमातों के दरमियान फूट पड़ गई। अब वो फूट कैसे पड़ी और फिर कैसे ही एक दूसरे पर इल्जामात शुरू हो गए, जरा उसकी एक झलक भी प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा। मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। जिस जमात से शिकायत है उनसे वजाहत तलब की जाए। आज एक बार फिर पीडीएम यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है और पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला साहब अब की स्ट्रैटेजी से मुताल्लिक कितने कंफ्यूज दिखाई दिए हैं, जरा वो भी आप देख लें। ये बेड़ा उठाया है और 22 करोड़ आवाम को इस मोहलिक और मूजी बीमारी से जो पीटीआई की सूरत में मुसल्लत है कैसे निजात दिलाना। तमाम जमातों ने अपने आउटपुट दी, वो मुरतब किए गए। इन्हीं सिफारिशात और तजावीज़ की रोशनी में फाइनल डिसीजन सामने आएगा और आपके सामने रखेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वो मुसीबत में जकड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त पीडीएम भी चाहती है कि हुकूमत 5 साल पूरे कर ले और ये झलकता है मरियम नवाज साहिबा के बयानात के अंदर।
पर्सनली आई थिंक मैं तो ये चाहती हूँ ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा आवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो, ये आवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। आज 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को, मैंने आज तक इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि हम ये कर चुके हैं। आज तक हम वो इलेक्शन वाली स्पीचेस सुन रहे हैं। 3 साल में कुछ नहीं किया, वो अगले 2 साल में भी कुछ ना करने की सलाहियत उसमें है, वो कुछ नहीं करेगा। जब बहुत सारे सवालात हुकूमत से हैं, वहीं ऑपोजिशन से भी तो है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफनानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो ऑडियो टेप आई और उसके बाद आपने ये कहा कि अब तो मियाँ साहब को और उनकी साहबजादी पर जो सज़ा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आज शायद खान अब्बासी साहब भी ये कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से उस ऑडियो टेप के बखिए उधेड़े गए हैं, अभी भी आपको तवक्को है कि ये आपको रिलीफ दे सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुनिया की जो है, दुनिया में जो मामलात हैं वो एक किसी भी ऑडियो या वीडियो को आपने वेरीफाई कराना हो तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक फॉरेंसिक जो है वो कंपनी से जो है वो उसको भेज देते हैं, उनको आप पेमेंट करते हैं, वो आपको वेरीफाई करके दे देते हैं। अब अमेरिका में एक कंपनी है गैरेट के नाम से जो उधर के अदालतों को इस तरह की ऑडियो और वीडियोस को वेरीफाई करके देती है। उसी कंपनी ने जो है इस ऑडियो को वेरीफाई किया है कि इसके अंदर कोई जो है वो चीज़ एडिशनल नहीं डाली गई, इसको चेंज नहीं किया गया। और उसके बाद जो है वो जो ऑडियो है उसको वेरीफाई करके उसको पूरा सर्टिफिकेट इशू किया गया। अब अगर इसके बाद कोई ना माने ना, तो दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, ना मानने का कोई इलाज नहीं है। देखिए अफनान साहब, डिबेट में तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री का प्रिंसिपल होता है। अगर किसी का आर्गुमेंट होता है तो उसका ऑब्वियसली को काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है। एक ऑडियो टेप आई, उसके बाद उसका जो काउंटर आर्गुमेंट सामने आया है और ऑब्वियसली वो गैर जानिबदार जराए से आ रहा है सामने, कुछ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, तो उसको देखकर तो ये वाज़ेह हो जाता है कि वाकई वो बिट्स एंड पीसेस के अंदर उसको जोड़ा गया है और उसके बाद उसको अनलीश किया गया है। देखिए, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर वो वाला हिस्से जो साकिब निसार साहब ने नहीं बोले वो कहाँ से आए हैं? कुछ तो हिस्सा है उसके अंदर, वो तो तकिया कलाम है। वो उसके अलावा जो उन्होंने अफनान साहब, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है सर, ये तो मशीन लर्निंग का दौर है। देखिए, अगर वो कुछ पोर्शन भी मौजूद ना हो, आप एक स्क्रिप्ट जो है वो किसी की भी जबान में पब्लिश करा सकता है। गुजारिश सुन लेना मेरी, इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में कहा है कि एक फॉरेंसिक कंपनी ने इसको वेरीफाई किया है। अब उसके बाद एक चैनल जिसका ओनर अलीम खान है, पीटीआई का मेंबर है, वो उसको एक फ्रॉड करता है, उस चैनल के ऊपर एक चीज़ बना के कॉन्कॉक्टेड चीज़ बनाता है, तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है ना किसी और के पास। अफनान साहब, फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, वो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल हो या फिर ये साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप हो या फिर राना शमीम अख्तर साहब का एफिडेविट हो, इन सब पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खास तौर पर अपने केसेस को लेकर इस पर तकिया क्यों है? वो ऑडियोज और वीडियोस पर क्यों इतना इन्हिसार कर रहा है? देखिए, हम एविडेंस ही देंगे ना अपने हमारे खिलाफ जो झूठे केसेस बनाए गए हैं, जो हमारे खिलाफ फ्रॉड किया गया है इस मुल्क में, जो इदारे मुलव्वस हैं इसके अंदर, उनके जब वो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आवाम के सामने वो रख देंगे एविडेंस, जिसके तहत ये बात वेरीफाई हो जाएगी कि ये सारा कुछ जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। ये सारा मामला ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का है कि मरियम को बाहर रखो, नवाज शरीफ को बाहर रखो, हमें आ गया है ऑर्डर जो है, हम नहीं कर सकते। ये सारा का सारा अफनान साहब, देखिए, ये परसेप्शन मेकिंग तो है, परसेप्शन डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। परसेप्शन मेकिंग नहीं है भाईजान, लेकिन आपको लगता है ये चीफ जस्टिस पीटीआई के ओहदेदारों के साथ बैठता था, ये चीफ जस्टिस बैठ के कहता था कि मैं 4-5 एमपी तो मैं वैसे ही उड़ा दूंगा। ये वो चीफ जस्टिस है जो सियासी चीजों, जिसने फैसल वाडा को दोहरी शरीयत के ऊपर। अफनान साहब, आपको नहीं लगता कि ये मामला बैकफायर भी कर सकता है और अल्टीमेटली इस पर कुछ इम्प्लीकेशंस भी हो सकता है? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक फैक्ट फोकस एक जर्नलिस्ट क्या कहते हैं कम्युनिटी के हमारे बंदे, उन्होंने उधर उसको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करा के रिलीज किया। अब अगर इसका जवाब ये नहीं है कि समा के ऊपर या कहीं पे एक और फ्रॉड चला दिया गया है, इसका जवाब ये है कि आप भी उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करवा लें किसी कंपनी से, जो वेल रिप्यूटेड कंपनी हो, उससे उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करवाएं और कोर्ट में उसको पेश कर दें। हम तो ये सारा का सारा एविडेंस जो है कोर्ट में भी प्रेजेंट कर रहे हैं और आवाम के सामने। एक फोरेंसिक है जो गैरेट डिस्कवरी ने किया है, एक फोरेंसिक रिपोर्ट यहाँ पे आ जाती है, तो जो फोरेंसिक रिपोर्ट यहाँ से आएगी फिर आप उस पर एतबार करेंगे?
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप गैरेट के लेवल का थर्ड पार्टी कोई कंपनी आप ढूंढे जिसके जो ये ना हो ना 4 दिन पुरानी कंपनी रजिस्टर करा के अपनी खुद ही एक वेरिफिकेशन जो है वो इशू कर दी जाए। आप एक थर्ड जो वेल रिनाउंड कंपनी है, दुनिया में है बड़ी वेल रिनाउंड कंपनियां, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें, उनको भेजें और वेरिफिकेशन करा लें। और मैं आपको अभी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये वेरीफाई नहीं कराएंगे, ये वेरीफाई नहीं कराएंगे, इन्हें मालूम है ये सब कुछ इन्होंने किया है। अफनान साहब, अब मैं जरा इस ऑडियो कैंडल से आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 3-4 रोज से इस पर बहुत बहस हो गई है, एफिडेविट से शुरू होकर इस ऑडियो टेप तक। अवाम के इश्यूज कुछ और हैं। मेरा ख्याल है कि जो रियल इश्यूज हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। आज पीडीएम का सरबराही इजलास है, लेकिन उससे पहले खबरें सामने आ रही हैं कि पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि जो मार्च अभी करना था, लॉन्ग मार्च, वो अब अगले साल मार्च में किया जाएगा। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, अभी जो है हतमी एलामिया नहीं आया, अभी जो मीटिंग है वो चल रही है, तो उसके अंदर मैं अभी से पहले से वाली बात जो है वो मतलब ज़ाहिर है मैं उसको नहीं करूँगा। जो एलामिया है वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसके बाद फिर उसके बाद बात हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर यकीन दिलाऊँ कि डाइवर्ट जो है ना अवामी मामलात से वो हुकूमत करेगी ना, जो महंगाई कंट्रोल से बाहर है, बिजली कंट्रोल से बाहर है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है, पेट्रोल जो है वो रीच से बाहर है, डॉलर रुपया गिरे जा रहा है, उसको रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, वो लोग डाइवर्ट करेंगे। हम क्यों डाइवर्ट करेंगे? हम तो अवामी मामलात को उजागर करेंगे और हम करते रहे। देखिए, इस पर आपकी प्रिंसिपल पोजीशन है। आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान को बुलडोज किया जा रहा है, कानून साजी ठीक तरीके से नहीं हो रही, ऑपोजिशन उसको रोकने में नाकाम है, तो फिर वही क्यों नहीं करते जो मौलाना फजलुर रहमान ने सिंस इट्स क्रिएशन कह दिया था कि ठीक है आपको इस्तीफे देने चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए? इस्तीफे क्यों नहीं दे देते फिर आप? देखिए, इस्तीफों का जो मामला है ना, इस्तीफों वाली जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब सिर्फ उस सूरत में होती कि अगर हम सारे इस्तीफे देते, पीपल पार्टी इंक्लूडेड। अगर पीपल पार्टी जो है वो इस्तीफा नहीं देगी तो फिर तो देखें ना, फिर तो सिस्टम नहीं बैठेगा। पीपल पार्टी अगर दे देगी फिर आपकी नेशनल असेंबली की तकरीबन आधी सीटें जाएंगी, आपकी सिंध गवर्नमेंट जाएगी, हम पंजाब में दे देंगे तो आधे पंजाब में, फिर हो सकता है सिस्टम बैठ जाए। नहीं तो आप अगर पंजाब के अंदर रेजिग्नेशन दे दें तो उसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी मेजॉरिटी है, वहां पर तो ऑब्वियसली तब्दीली आ सकती है। लेकिन ये लोग नया इलेक्शन करा देंगे हमारे उन हलकों के ऊपर। ये तो देखें ना, ये हुकूमत जो है ये तो और फिर आपको नहीं लगता कि आप उन हलकों के अंदर दोबारा जीत पाएंगे? नहीं, हमें तो ये जरूर लगता है कि हम 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे अगली दफा पूरे पाकिस्तान में। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं है ना कि हम इस्तीफे देके फिर उन्हीं हलकों में इलेक्शन लड़ने। फायदा मुझे अफनान साहब ये बताइए, एलामिया आना बिल्कुल बाकी है, एलामिया में अगर यही बात होती है, ये तासुर के अगले साल पे मार्च फिर हो गया है, आर या पार हमने सुना, उसके बाद डेडलाइंस दी गई, वो भी गुजर गई, अब फिर अगले साल यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, तो क्या जस्टिफाइड होगा पब्लिक के साथ ये? नहीं, देखिए, ये जो जिन लोगों का बुखार बहुत जबरदस्त चढ़ा हुआ था ना, और जो तब्दीली करते फिर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अपोजिशन एक दिन के अंदर ऐसे हुकूमत को घर भेज दे। हमारे इख्तियार में, अपोजिशन के इख्तियार में एग्जेक्टिव पावर नहीं होती। अपोजिशन के पास ना ही कोई क्या कहते हैं जादू की छड़ी है कि हम घुमाएंगे और ये लोग घर चले जाएंगे। हम इन्हें असेंबलियों में इनको रजिस्ट कर रहे हैं, हम इनको रोड के ऊपर कहते कर रहे हैं, हम आवाम में जो है आगाही लेके आ रहे हैं, और हम जो है वो पहले भी हमने मार्च किया, मैं भी मार्च करेंगे। लेकिन और हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि फिर ऑपोजिशन जो इमरान खान साहब ने की और 126 रोज का धरना दिया, वो तो अब भी कहते हैं कि 126 रोज का धरना कोई 100 रोज का धरना देके दिखा दे, कुछ 26 रोज का धरना हो जाए तो मुश्किल काम होता है। फिर वो ऑपोजिशन जो इमरान खान साहब ने की है, फिर बतौर ऑपोजिशन लीडर तुमसे सीखना चाहिए। नहीं, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। आप कंटेनर में बैठे रहे और 126 दिन धरने के बाद रिजल्ट ये हुआ था कि कुछ भी नहीं मिला था उनको। बात ये है कि इमरान खान साहब एक दिन जेल नहीं गए, इनकी कैबिनेट के ज्यादातर लोग जेल नहीं गए। ये तो जेलें जब केसेस भुगतेंगे तो तब फिर पूछेंगे हम क्या कहते हैं कि कौन कितने पानी के अंदर है। यानी अफनान साहब आप चाहते हैं, ऑपोजिशन चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे? हम ये बिल्कुल जो है वो नहीं चाहते कि ये पूरे करें, लेकिन हमारे इख्तियार में जितना है हम उतना ही काम कर सकते हैं ना। हम असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, हम इलेक्शन नया कॉल नहीं कर सकते। हमारे इख्तियार में जो चीज नहीं है, हम आप वो कह रहे हैं कि हम वो कर दें, तो फिर मान लें कि ऑपोजिशन बेइख्तियार है। बेइख्तियार नहीं है, हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना के कोशिश कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना बार बार कि ये किया वो किया, वो हमने कोशिश ही की है ना। हमने जो है हम ही इनके खिलाफ बरसरे पैकार है ना। और चलिए तो इसको फिर ये कह लेते हैं कि ऑपोजिशन नाकाम हो गई। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन मुंह की खाना पड़ी की, और हमारी जो है वो जो स्ट्रेटजीज हैं वो कामयाब नहीं हुई। ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और हम आगे भी करते रहेंगे। इमरान खान साहब 5 साल जो है वो अपना इधर से उधर ख्वार होते रहे, उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा था।
यानी तो हम तो फिर क्या कहते हैं कामयाब रहे। अब एक नाकाम ऑपोजिशन हुकूमत का ख्वाब देख रही है। नाकाम ऑपोजिशन नहीं, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बाज़ नाकाम होती है ना। हर दफ़ा पॉलिटिकल, इमरान खान ने कितनी दफ़ा किया था, आपने उसको पूछा था या कहते हैं ये वाली बात कि तुम कितनी दफ़ा कामयाब हुए हो? हालांकि वो तो अंपायर की उंगली भी साथ थी उसके बावजूद नहीं कामयाब हुआ। तो हम तो जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी तरीक़ों से काम करेंगे। अगर हम गैर जमहूरी तरीक़ों से काम करते तो शायद ये बहुत पहले चला जाता, लेकिन हम जमहूरी इक़्तिदार को सामने रखते हुए मामलात को आगे लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हम इनका एहतसाब भी करेंगे बड़ा सख्त, और इनको घर भी भेजेंगे, और हम वापस आएंगे तो इस मुल्क में जो है वो इकॉनमी ठीक होगी और डॉलर जो है वो वापस नीचे आएगा, आटा नीचे आएगा, दालें नीचे आएंगी, चीनी नीचे आएगा, पेट्रोल नीचे आएगा। हम आएंगे तो ये सब कुछ होगा, वरना तो ये इसी तरह जो है वो मामलात मुल्क के चलते रहेंगे। एक दूसरे की इकॉनमी इनकी आपस में चलाते रहेंगे, ये एक दूसरे की प्रमोशन एक्सटेंशनें कराते रहेंगे, और बाकी सारा मुल्क जो है वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है, जबकि दोनों जानिब से जंग बंदी का ऐलान भी किया गया है। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने टीटीपी के 100 के करीब कैदियों को रिहा कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक ये वो कैदी थे जिनकी तरबियत डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स में की जा रही थी, मगर हुकूमत ने इन तमाम तर कैदियों को इस्लाही अमल मुकम्मल किए बगैर ही रिहा किया है। खबर में दावा किया गया है इनमें खतरनाक जंगजू भी शामिल हैं। कैदियों की रिहाई से मुजाल को क्या फ़ायदा होगा, क्या इस्लाह के बगैर कैदियों की रिहाई मजीद मसाइल पैदा नहीं करेगी? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का अमल जारी है, लेकिन अभी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। 100 के करीब कैदियों को रिहा कर दिया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, खतरनाक जंगजू भी हैं। ये खबर हौसला अफजा है या काबिल मुज़म्मत है? कैसे देखते हैं आप जनरल साहब इसको? इसको टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात हुई और तय ये पाया कि तहरीक तालिबान जो है वो बातचीत करेगी और बातचीत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगी। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अमूमन बाद में उनके ख्याल में अमल नहीं करती तयशुदा बातों पे, तो उन्होंने कहा जी कि आप हमारे कुछ कैदी छोड़ें, सो इन्होंने छोड़ दिए। एक आप यूं कह लीजिए कि एक टेस्ट केस है उनकी सिंसियरिटी को देखने का। अब आगे क्या होता है वो मेरा ख्याल है कि जैसे मुज़ाकरात होंगे, कोई माहिदे की शक्ल सामने आती है, फिर उस पर बात की जा सकेगी। लेकिन जैसा क्वेश्चन रिमेन्स द सेम सर, जैसा द क्वेश्चन कहते हैं जी कि मिलिट्री कोर्ट्स रहे नहीं, सिविल अदालतें सजा देती नहीं, तो पकड़ के लोगों का अचार डालने क्या करेंगे? तो अच्छा जय साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, इससे मुतालिक सवाल जरूर है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन रिमेन्स द सेम जो मुज़ाकरात से मुतालिक था कि मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किस मैंडेट के तहत कर रहा है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सीक्रेसी के अंदर हो रहा है। तो अभी अगर कैदी भी रिहा होना शुरू हो जाएंगे और फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खुफिया मुआहिदे के बाद से अमलदारी होना शुरू हो गई और फिर कहा कि उसके समरात सामने आना शुरू हो जाएंगे, तो क्या ये भी इसी तरह रखा जाएगा? यानी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुआहिदा जो है वो मंजर आम पर नहीं आएगा, लेकिन इस तरह की खबरें हमें मिलती रहेंगी? नहीं, ऐसे नहीं है। जब मुज़ाकरात किसी नतीजा पे पहुंचेंगे, कोई ऐसी चीज जो कि दोनों साइड समझते हैं कि अब इस पे एग्रीमेंट हो सकता है, तो फिर वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद उसको अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो उस पर अमल होगा। और पार्लियामेंट जो है वो कौम पूरी की आवाज है, सो वहां से अगर आपको एक कंसेंसस मिल जाता है तो फिर तो आप मुआहिदा कर लेंगे, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं मिलता तो मुआहिदा नहीं हो सकेगा। और पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया हुआ है हुकूमत को कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं, अगर ये कामयाब होता है तो बड़ी अच्छी बात है, ना हुआ तो हम हमारा जो ऑपरेशन थे वो जारी रहेंगे और आर्मी अपना काम करती रहेगी। जहाँ तक जरा सा पार्लियामान में मामले को लाने वाली बात है, तो अभी तक तो शायद हुकूमत उसमें संजीदा दिखाई नहीं देती। और फिर आपने सिविल और फिर मिलिट्री कोर्ट्स की बात की, तो ये कुलभूषण यादव केस के अंदर जो कुछ हुआ उसमें तो सिर्फ कुलभूषण को एक्सेस नहीं दी गई, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी राह हमवार की गई है कि वो राइट टू अपील होगा और फिर सिविल कोर्ट्स के अंदर जो है इस मामले को हाई कोर्ट लेवल पर कंटेस्ट किया जा सकेगा। तो फिर आप नहीं देखते कि उसके इम्प्लीकेशंस भी आएंगे? यानी मिलिट्री कोर्ट्स एक सजा दे देते हैं, उसके बाद फिर उसको चैलेंज करना, और फिर कुलभूषण के केस में भी तो यही हुआ।
नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ये जो आपने किया है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया है, लेकिन जो असल प्रोसीजर है वो ये है कि जितने भी सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जैसे कुलभूषण एक नेवी का सर्विंग ऑफिसर था, इसी तरह अगर कोई और भी सर्विंग ऑफिसर हो तो उनका रिव्यू का जो लास्ट स्टेज है वो आर्मी में ही होती है। आर्मी में उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसकी रिव्यू की होगी, और वो अगर इंडिविजुअल कहता है कि जी मेरा रिव्यू किया जाए तो एक रिव्यू कोर्ट आर्मी क्रिएट करती है नया, उस कोर्ट के पास ये सारा फैसला चले जाता है और वो रिव्यू करके अगर उसमें कोई वाकई तब्दीली की जरूरत हो तो वो करते हैं, वरना वो सजा कंफर्म हो जाती है। हम लेकिन जय साहब, नाउ दिस हैज बीन डन वंस फॉर ऑल, यानी अब आईसीजे में जाके इसमें तो हुआ ही, लेकिन हमने कानून साजी कर दिया है कि मुस्तकबिल में जो भी इस पर अपील करना चाहेगा कोर्ट में, वो उसके लिए कोर्ट्स हाजिर हैं। दूसरा सर, जहां तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मामला है, आपको याद होगा साने आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड अभी खुद नोटिस हुआ और उसमें वजीर आजम साहब को बुलाया गया और उनसे बड़े संजीदा सवालात हुए इस मामले के ऊपर, और फिर उनसे इस मुआहदे से मुताल्लिक भी पूछा गया कि मुआहदा कहाँ हो रहा है, आइसोलेशन में ये मामला हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकया जो वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक आप कह लीजिए कि एक ऐसा लैंडमार्क था जिसने हमारे मुल्क में सारी चीजों का रुख बदल के रख दिया और सबकी हमायत, सबकी हमदर्दी थी उस वाकये में माँ बाप के साथ। लेकिन अब डर ये है कि अगर ये चीज चलती रहती है और कल वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की बजाय फिर वही पुराने लोग आ जाएं और फिर दोबारा वहां से किस्सा भारत वगैरह ये लोग चलाएं, और कल यहाँ पे कोई और वाकया हो जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल टाइप जैसा, अल्लाह ना करे, तो फिर आप सोचिए फिर कौन जवाब दे। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था लास्टली सर कि अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ऑपरेशंस हुए हैं और उसके बाद इन दहशतगर्दों को पकड़ा गया, कुछ मारे गए। अब वो सब कुछ होने के बावजूद अगर आज हम इनको रिलीज कर देंगे तो मुस्तकबिल में आप की क्या बसीरत क्या कह रही है कि क्या इस तरह के वाकयात वाकई हम रोक पाएंगे इस तरह के सीज फायर से, या ये बैकफायर करेंगे जैसे कि स्वात मुआहिदे के बाद हुए? नहीं, ये बैकफायर कर सकते हैं। देखिए, ये इस चीज की मेरा नहीं ख्याल कि कोई जमानत होगी कि कल हम ये सोचें कि जनाब ये अपने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से अपने राब्ते खत्म कर देंगे। बात यह कि एक वक्त में इतना पैसा मिलता रहा, इन लोगों की जिंदगियां उसी पे गुजरती रही, इन्होंने उसी पैसे से आगे अपने लश्कर पाले। अब अगर पैसा मिलना बंद हो जाता है बाहर से तो वो तो सारा कोलैप्स कर जाएगा इनका सिस्टम। अब वो कैसे अपने इस सिस्टम को चलाएंगे, या लोग जो जिनको तनख्वाहें देते थे वो भाग जाएंगे दाएं बाएं, तो फिर उनका क्या होगा, कैसे वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे? तो अगर एक सिस्टम जिंदगी गुजारने का ये बन चुका था तो वो लाजमन इसमें खतरा मौजूद है कि इनको अगर हमने टैक्टफुली हैंडल ना किया, इनके लिए कोई रोजगार या कोई और ऐसा जरिया ना किया, और खासतौर पर जो इनमें सही मुजरम जिनके ऊपर बड़े संगीन इल्जाम हैं उनको सजा न दी, तो ये सारा सिस्टम दोबारा कोलैप्स भी कर सकता है, वापस जा सकता है उस तरफ। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मुज़ाकरात तभी स्लो हैं, मुज़ाकरात आपको ऐसे एक दिन में खत्म होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि इसके बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब तक उनके ऊपर आप काम नहीं करेंगे, उनको टाई अप नहीं करेंगे, तो ये मुआहदा होने नहीं चाहिए। मुआहदा होना उसी सूरत में चाहिए जब आपके पास सारे सेफ गार्ड्स मौजूद हों। इसमें अफगान तालिबान जो है वो गारंटीज वगैरह देते हैं, और अफगान तालिबान ने यह भी कहा है कि अगर ये मुआहदा नहीं होता किसी वजह से तो वो फिर मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं इन लोगों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया जहर साहब आपके वक्त के लिए। बैकफायर करने का खतरा तो अपनी जगह पर मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मुल्क में हर 5 साल के बाद मरदमशुमारी कराने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत के मुताबिक नई मरदमशुमारी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कराई जाएगी, जैसे सब तस्लीम करेंगे। गुज़श्ता दौरे हुकूमत यानी 2017 की मरदमशुमारी पर सिंध और बलोचिस्तान बिलखुसूस कराची शहर के बासियों को शदीद एतराज़ात थे। अहले कराची का शिकवा था कि उन्हें कम गिना गया है, क्योंकि मरदमशुमारी तय करती है कि मुल्क में कुल कितने नुफूस रिहाइश पजीर हैं, शहरियों के लिए कितने सरकारी इदारे और अफसरान तैनात करने हैं, बिजली कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा, ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, यानी ओवरऑल जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मरदमशुमारी की बुनियाद पर होती है। इलेक्शन में कितने पोलिंग स्टेशन और वोटर्स होंगे, और इंतजामी अमूर ठीक से चलाने के लिए मुल्क को कितने सूबों और तहसीलों में तकसीम करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी और MQM ने 2017 की मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने से इनकार किया और उनका मुतालबा था कि मौजूदा हुकूमत दोबारा से मरदमशुमारी कराए। MQM की हुकूमत का साथ देने की एक शर्त शफाफ मरदमशुमारी भी थी। रवा बरस 12 अप्रैल को इक्तसादी राब्ता कमेटी ने
नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी, मगर हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी नहीं कराई जा सकी। इस वक्त तवक्को थी कि अगर मरदमशुमारी का आगाज़ मई में हो जाता तो नवंबर 2023 तक इंतखाबात हो सकते थे, मगर अब जबकि आम इंतखाबात के इनेकाद में 14 से 18 माह रह गए हैं, मरदमशुमारी के इनेकाद का फैसला समझ से बालातर है। 12 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत के जरिए हुकूमत को फौरी मरदमशुमारी का कहा था, मगर इस खत की जानिब कोई ध्यान नहीं दिया गया। हुकूमत मरदमशुमारी के फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन हुकूमत के इस फैसले ने आम इंतखाबात 2023 के बरवक्त इनेकाद पर सवालात खड़े कर दिए। क्या इंतखाबात से महज 1 साल कबल मरदमशुमारी का ऐलान आम इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने के लिए किया जा रहा है? जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कितने वक्त में मरदमशुमारी हो सकती है? जदीद टेक्नोलॉजी के नताइज कितने काबिल एतबार होंगे? और क्या आम इंतखाबात पर जो मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या 2023 तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जा सकती हैं? डीलिमिटेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो नहीं हो सकेंगी तो फिर आम इंतखाबात 2023 में कैसे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। और फिर मरदमशुमारी पर 80 अरब से 1 खरब तक के अखराजात आएंगे। इसी तरह मरदमशुमारी कराने के लिए 90,000 सरकारी अफसरान, जबकि 2 लाख पाक फौज के जवान अपना हिस्सा डालते हैं। यानी हुकूमत 1 दिसंबर से तैयारियों का आगाज़ करे तो मार्च 2022 तक मरदमशुमारी की तैयारी मुकम्मल होगी, सिर्फ तैयारी होगी। इसी तरह 4 से 5 माह मरदमशुमारी मुकम्मल करने पर सर्फ होंगे, यानी अगस्त 2022 तक मुल्क में मरदमशुमारी मुकम्मल होगी। अगले 4 से 6 माह तक मरदमशुमारी के नताइज मुरतब होंगे, यानी मार्च 2023 तक मरदमशुमारी के नताइज इदारे शुमारियात मुरतब कर लेगा, जबकि मई 2023 तक इन इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि वो मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के 6 माह के दौरान नई हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेंगे, यानी नवंबर 2023 तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करेगा। यानी अगर 1 दिसंबर से ही मरदमशुमारी की तैयारियों का आगाज़ कर दिया जाए तो मार्च 2024 तक ही आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जीतगी पर, और इस वक्त में ये करना यकीनन आम इंतखाबात 2023 में होंगे या नहीं, इस हवाले से एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 1964 के तहत एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने 25 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन किया था और उसमें वाजे कर दिया था कि कोई भी सरकारी अफसर सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ जो है वो तनकीद नहीं कर सकता है, हुकूमत को बुरा भला नहीं करेगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। यानी आप ये कह लीजिए कि उसका जो सियासी एलिमेंट है सरकारी अफसर का बतौर अफसर, वो छलकना नहीं चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, वो कोई राय नहीं दे सकता। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक था और ये कंडक्ट रूल्स के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से। अब उसकी खिलाफ वर्जी पर एक एक्शन हुआ है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से, और ग्रेड 21 के अफसर हैं हमाद शमीमी साहब, उनके खिलाफ ये नोटिस भी इशू किया गया है जो आपके सामने है। वो स्टेटमेंट जो हमाद शमीमी साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया था, उन्होंने कहा था जी कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और तालिबान, दोनों में सिर्फ एक ही मुशाबहत है, वो ये है कि ये दोनों हुकूमत मिलने के बाद सोच रहे हैं कि इसको चलाना। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।